जैसे ही सूरज की पहली किरण छोटे से गांव सोनगढ़ की नहर पर पड़ी, हवा में उड़ते रुई जैसे धूल के कणों के साथ एक आवाज गूंजी। यह गांव के धोबी राजू की आवाज थी, जो नहर के किनारे कपड़े धो रहा था। उसकी त्वचा रूखी और फटी हुई थी, लेकिन चेहरे पर ताजगी झलक रही थी। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि बिना मेहनत के कोई फल मीठा नहीं होता। हर कपड़े की अपनी एक कहानी होती है। जमींदार सूरज सिंह के कपड़ों में थोड़ी घमंड होती है, मास्टर साहब के कपड़ों में स्याही की खुशबू होती है और चंपा काकी की साड़ी में पूरे घर की थकावट समाई होती है। उसकी पत्नी सरिता थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। दिन भर की मेहनत के बाद भी उसकी आंखों में एक खास चमक थी। उसकी आंखों में हमेशा एक उम्मीद रहती थी, चाहे कंधों पर कितना ही बोझ क्यों ना हो। तुम खुद से बात क्यों कर रहे हो? थक गए हो क्या? सरिता, ये थकावट नहीं है। मैं काम करते करते खुद से बात करता हूँ, अच्छा लगता है। राजू की बात सुनकर सरिता मुस्कुराई और चुप हो गई। तभी राजू ने अपने इकलौते बेटे अर्जुन के बारे में पूछा। सरिता, अर्जुन स्कूल गया या अभी तक सो रहा है? नहीं, उसे मैंने तैयार किया और फिर तुम्हारी मदद करने आ गई। तभी अर्जुन अपने छोटे से बैग के साथ बाहर आया। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में कई इच्छाएं। वह 10 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में अपने माँ बाप की मुश्किलों से उपजी समझदारी थी। बाबूजी, आज स्कूल में कविता की कक्षा है, लेकिन मेरी किताब का पन्ना फट गया है। मास्टर जी डांटेंगे क्या? क्या आज स्कूल जाऊं? बेटा, तुम्हारे बाबूजी की जिंदगी भी एक फटे पन्ने जैसी है, लेकिन मैं हर दिन उस पर एक नई कहानी लिखता हूँ। तुम भी सच और ईमानदारी की कहानी लिखना। स्कूल जाओ, मैं कुछ पैसों का इंतजाम करूंगा। लेकिन क्या हम हमेशा ऐसे ही गरीब रहेंगे? किताब तक नहीं ला सकते अपने बेटे के लिए? राजू ने चुपचाप कपड़ों की टोकरी उठाई और घर की ओर चल पड़ा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि अगर वह मेहनत और सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ेगा, तो एक दिन उसका परिवार हर दुख से मुक्त हो जाएगा। गांव में सभी जानते थे कि राजू अपनी ईमानदारी और मेहनत से जीवन यापन करता था। वह कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था। उसकी मेहनत ही उसकी पहचान थी। एक दिन वह जब नहर से कपड़े धोकर लौट रहा था, तो गांव के 2 शरारती लड़के कालू और जिम्मन उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो तो सही, कपड़ों का राजा आ रहा है। राजा नहीं, किसी अमीर के घर नौकर बनेगा, यही तो उसकी औकात है। राजू ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उसका मौन देखकर वे और चिढ़ गए, लेकिन राजू को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे पता था कि उसका रास्ता सत्य का है, और जो दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, वे खुद भटक जाते हैं। शाम होने से पहले राजू सेठ रघुनाथ के घर पहुंचा। कहाँ थे? इतनी देर क्यों कर दी? राजा समझते हो खुद को? सेठ जी, कपड़े सूखे नहीं थे, मैं गीले कपड़े देना नहीं चाहता था। अच्छा, तो फिर ये क्या? अभी भी बदबू आ रही है। साबुन बचाने के चक्कर में कपड़े धोने में कंजूसी की होगी। सेठ जी, चाहे तो मैं दोबारा धो दूं, लेकिन मैं ईमानदारी में कभी कंजूसी नहीं करता। मौसम सूखा था, इसलिए कपड़े पूरी तरह नहीं सूख पाए। सेठ की बेटी माया, जो शहर से लौटी थी और पढ़ी लिखी थी, सब सुन रही थी। पापा, राजू के पास ना पैसा है ना ओहदा, लेकिन उनमें आप जैसा घमंड तो नहीं है। आप क्यों उनका मजाक उड़ा रहे हैं? अब तू भी उसका पक्ष लेगी? गांव वालों को तू नहीं जानती। तो क्या हुआ? वो मेहनत से अपना काम करता है। किसी की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। राजू माया को हैरानी से देख रहा था। पहली बार किसी अमीर की बेटी ने उसके लिए ऐसा कहा था। वह चुपचाप कपड़े उठाकर वहां से चला गया। घर लौटने पर सरिता ने पूछा, ए जी, आप कपड़े वापस क्यों ले आए और उदास क्यों हो? कुछ नहीं, सेठ जी नाराज हो गए क्योंकि मैं देर से पहुंचा था। बोले, कपड़े बदबू मारते हैं, अब से कपड़े नहीं दूंगा। उस रात राजू आंगन में बैठा आसमान को देख रहा था। चांद अधूरा था, जैसे उसकी जिंदगी, लेकिन तारे टिमटिमा रहे थे। हे भगवान, अगर मेरी मेहनत झूठी है तो और दुख दे देना, लेकिन अगर सच्ची है तो एक दिन मेरी बारी जरूर आएगी। मैं अपने बेटे को ऐसी जिंदगी देना चाहता हूं
जहां उसे किसी के सामने झुकना न पड़े। अगली सुबह राजू सेठ रघुनाथ के घर गया। सेठ जी, आज कपड़े अच्छी तरह सुखा कर लाया हूं। अब कोई बदबू नहीं है। ठीक है, आज कपड़े ठीक हैं, लेकिन आगे से देर हुई तो कपड़े देना बंद कर दूंगा। ठीक है सेठ जी, आज धोने के लिए कोई कपड़े हैं क्या? नहीं, जब होंगे तो बुला लूंगा। यह सुनकर राजू का दिल भारी हो गया। उसने गांव के और घरों में भी पूछा, लेकिन कहीं से कोई काम नहीं मिला। वह खाली हाथ घर लौट आया। आज भी कोई काम नहीं मिला? कहीं सेठ जी ने कुछ कह तो नहीं दिया? नहीं सरिता, अब कोई कपड़े नहीं दे रहा। अमीर लोग अब वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। मशीन से कपड़े तो साफ हो जाते हैं, लेकिन मेहनत की कदर कौन करे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कुछ और करेंगे। भगवान जरूर हमारा साथ देगा। राजू बिना कुछ कहे घर से निकल गया। वह सेठ रघुनाथ के पास गया और मजदूरी मांगने लगा। सेठ जी, कपड़े का काम नहीं चल रहा। अगर कोई मजदूरी हो तो दे दीजिए। तुम और मजदूरी, तुम्हें आता भी है क्या? नहीं आता, लेकिन करूंगा, जरूरत है। मेरे पास अब कोई काम नहीं है, और जो काम था वो किसी और को दे दिया है। जाओ यहाँ से। सेठ की बात सुनकर राजू को दुख हुआ। वह बाजार गया, लेकिन वहां भी किसी के पास कोई काम नहीं था। थक हार कर वह घर लौटा। जी, आप बिना बताए कहाँ चले गए थे? हम लोग तो डर ही गए थे। अरे भाग्यवान में काम मांगने गया था, लेकिन कहीं भी कोई काम नहीं मिला। ऊपर से कपड़े धो धोकर मेरी कमर में दर्द होने लगा है। पिताजी, आप कपड़े धोना छोड़ दो, मैं और माँ कुछ करेंगे, आप आराम करो। नहीं बेटा, यह तुम्हारे पढ़ाई लिखाई करने का समय है। पढ़ लिख कर काबिल बनो। पिताजी, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ और गांव के किसानों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन आपकी हालत देखकर बुरा लगता है। बेटा, तुम एक दिन बड़ा बनो, यही हमारी इच्छा है। चलो, अब रसोई में खाना रखा है, जाकर खा लो। अर्जुन के अंदर जाते ही सरिता ने पूछा, अब तो साफ साफ बताओ, इतने दिनों से इतने परेशान क्यों हो? काम नहीं मिल रहा, कोई और काम आता नहीं। बेटे का भविष्य सामने है, कैसे करूंगा सब कुछ। कपड़े धोते धोते बदन जवाब दे देता है। मत सोचो इतना, एक दिन हमारा भी आएगा। कब आएगा वो दिन? सालों हो गए इंतजार करते हुए। सब ठीक होगा, अभी तो बारिश का मौसम है, हर किसी को थोड़ी परेशानी होती है। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई थी। अगली सुबह आसमान साफ था। राजू फिर उदास था। तभी सरिता बाहर आती है। जी, हम लोग एक काम कर सकते हैं, जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेचकर हम लोग अपना गुजारा कर सकते हैं। तुम शायद ठीक बोल रही हो, लेकिन यह काम सिर्फ मैं करूंगा, क्योंकि दोनों ही अगर काम करने लगे तो अर्जुन का ख्याल कौन रखेगा। वह सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बदन में तो दर्द है, क्या तुम यह कर पाओगे? हाँ, मैं कर लूंगा। यह दर्द मेरी जिम्मेदारी से बड़ी नहीं है। ठीक है, आप खाना खा लीजिए और मैं अर्जुन को खाना खिलाकर स्कूल भेज देती हूँ। कुछ देर बाद राजू लकड़ियां काटने जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ समय बाद राजू कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके घर लौटने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद राजू देखता है, पेड़ के नीचे एक साधु बाबा ध्यान लगा रहे हैं। राजू साधु बाबा को परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह चुपचाप वहां से जाने लगता है। तभी साधु बाबा राजू को बोलते हैं, अरे बेटा, शायद तुम बहुत ही ज्यादा थक गए हो, कुछ देर आराम कर लो। बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। आपने मेरा चेहरा देखकर ही पता लगा लिया कि मैं थका हुआ हूँ। साधु बाबा का बात का सम्मान रख के राजू उनके सामने बैठ गया। बेटा, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा दुखी हो। हाँ बाबा, मैं अपने गरीबी से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, इसीलिए थोड़ा दुखी हूँ। बेटा, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आशीर्वाद करता हूँ, तुम हमेशा खुश रहोगे। थोड़े दिनों बाद उन लोगों का हालत ठीक हो जाता है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।